हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो पीटीआई ऑनलाइन का चल रहा था, जो हल जो था प्रश्न पत्र हुआ, तो उसको कल से सोल्व करेंगे, क्योंकि बीच बीच में चेंज करना भी जरूरी है। फिर उसमें क्या है, दूसरे स्टूडेंट वो जुड़ नहीं पाते, क्योंकि मेरे पास क्या काफ़ी स्टूडेंट रीड के भी हैं और दूसरे भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आज थोड़ा चेंज करते हैं। वह टॉपिक लेता हूँ जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखते हैं इसमें आगे। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस साइड लिख देते हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसमें से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी जो साइंस वाले उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं ये। तो देखे पहले तो हम देखते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वह सामान्य लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हम O2 को लेते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को जो है बाहर छोड़ते हैं। यानी जो O2 रहती है ना, O2 का मतलब ऑक्सीजन, इसको तो हम श्वसन की प्रक्रिया में अंदर लेते हैं, और जो CO2 है उसको क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इसको भी श्वसन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें O2 को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन दूसरी भी इसकी परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति में, वह प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल H2O प्लस ऊर्जा बनती है, श्वसन कहलाता है। एक बार फिर देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जिसके फलस्वरूप क्या बनती है, CO2 जल और ऊर्जा बनती है। का मतलब ऊर्जा बनती है, इसे भी क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी मानिए वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज जो है वह CO2 में, जल में, याद है ना भाई, श्वसन क्या है, दो प्रकार का है, आगे हम देखेंगे, ऑक्सी और अनाक्सी। तो ये जरूरी नहीं था कि श्वसन में O2 क्या होता है, लेकिन ज्यादातर जीवों में क्या होता है, O2 के द्वारा ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है। इसलिए माना जाता है कि सामान्य परिभाषा पहली कौन सी थी, जिसमें O2 को अंदर लिया जाता है, CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। दूसरी क्या थी, वह प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा बनती है। और तीसरी अगर परिभाषा देखें तो वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वह CO2 जल व ऊर्जा में हो जाता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस प्रकार से ये श्वसन है। तो मेन समीकरण जो होता है श्वसन का, इस प्रकार से, तो इसमें जो ग्लूकोज रहता है, देखिए C6H12 और O6, ये ग्लूकोज, तो ये O2 की प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करता है, इसका यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बनता है CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये फिक्स है, एक ग्लूकोज के जो अणु में कितनी ऊर्जा बनती है, याद रखना है। और ये आगे जाके किसमें बदल जाती है, ATP में बदल जाती है ये ऊर्जा। इस प्रकार से तो अब इसको संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि ये देख रहे हो ना आप, ये 6 तो कहने का अर्थ है 6 यहाँ लगाया जाता है और 6 यहाँ, आपको नहीं करना है, वो तो मैं समझा रहा हूँ। जब इस समय कर लिखी जाए ना,
तो अगर मतलब टीचर को पता है तो बिल्कुल उसको संतुलित करना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं बना। लेकिन इनका देखें ना आप, देखो 6 यहाँ पर कार्बन, तो ये 6 कार्बन हो गए क्योंकि जो आगे लगा ना वो इसका माना जाता है। अब देखते हैं H12 है तो इधर भी H12 हो गए, ये देखिए 6 दूनी 12। और देखिए वो है यहाँ पर 6, तो इधर ये जो आगे लग रहा है उसका भी माना जाता है, तो 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हो ओ, यहाँ पर अंतर आया क्योंकि यहाँ पर ओ 12 हो रहे हैं, इसलिए इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसके आगे 6 लगेगा। तो आपको नहीं करना है, तो मैं बता रहा हूँ, मतलब इस प्रकार संतुलित किए जाते हैं। तो आपको तो ये याद रखना कि एक जो ग्लूकोज का जो अणु होता है, एक ग्लूकोज के अणु जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 अणु, तो ये अणु है, ये 6 अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 6 अणु किसके बनते हैं, जल के बनते हैं। और ये ऊर्जा प्राप्त, इन अणुओं की संख्या याद रखना है, 6 अणु 6 इसके बनते हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु भाग लेते हैं, एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के लिए CO2 के ऑक्सीजन के कितने 6 अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया थी। अब आगे देखते हैं हम श्वसन की जो प्रक्रिया हो, इसमें नाम आया ATP। आखिर में ये ATP क्या होता है, ये पहले भी बताया था मैंने। जो ATP है, जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में बना ATP, पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3, इसमें 3 फास्फेट के अणु रहते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, ये ऊर्जा बैंक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंक कहलाते हैं, याद रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंक कहलाते हैं। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का जो संग्रह होता है वो किसके रूप में होता है, ATP के रूप में। आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना पड़ा, ये 2 झिल्ली से परिबद्ध संरचना रहती है। इसमें जो अंदर की जो झिल्ली है, तो ये अंदर की झिल्ली इस प्रकार से उभार बना लेती है। दोबारा देखना चित्र को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और ये अंदर की झिल्ली इस प्रकार से अंगुलीनुमा उभार बना लेती है। इनको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इस पर क्या लगे रहते हैं, ऑक्सीसोम के कण लगे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम के कण, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है ATP के रूप में क्या हो जाती है, ऊर्जा संग्रहित हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और आवश्यकता पड़ने पर कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। इसलिए से कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इस प्रकार से अब ये जो ATP है, अब कोशिका को मान लो ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे हमारे को अगर मतलब पैसों की आवश्यकता है तो बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं। तो जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो एक फास्फेट का समूह किसमें चल जाएगा, कोशिका में। और यहाँ पर फास्फेट के 2 समूह रह जाएंगे, तो ये जो ही है ना 2 समूह है, तो ATP का बदल जाएगा, ADP में बदल जाता है। इस प्रकार से इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये तो हो ही गया कि 2-3 चीजें होगी कि ऊर्जा बैंक क्या कहलाता है, ऊर्जा मुद्रा। याद रखना, एक बार एक साल क्वेश्चन आया था, ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये ATP को जाना जाता है। ये तो आवश्यकता पड़ने पर कोशिका को ऊर्जा ये उपलब्ध कराती है। अब बढ़ रहे हैं कि एक जो ATP अणु होता है, तो एक ATP अणु के अंदर कितनी मतलब ऊर्जा होती है। एक ATP अणु में ऊर्जा, तो ये ऊर्जा होती है 7.3 किलो कैलोरी। याद रखना है, किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 7.3 किलो कैलोरी। याद रखना अच्छी तरह से, ये मान भी याद रखना आप। ये कहीं आपने जैसे एग्जाम या बुक्स में स्टडी की होगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी कोचिंग क्लासेज हो या कोई सी बुक्स हो, अगर उसमें ऊपर नीचे दे रखा है तो मान गलत है, ये याद रखना। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 30.5 किलो जूल के बराबर, 30.5 किलो जूल के बराबर होता है। तो ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन ये हो गया। और अब ये देखें, एक ग्लूकोज के अणु से, एक
ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी अणु बनते हैं। अगर इसमें रेस्पॉन्स ठीक आया यूज का तो इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे, कल देखते हैं क्या होता है। तो एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो कितने बनते हैं याद करके बताओ, अगर याद हो तो आपको कि भाई एक ग्लूकोज जो होता है उससे कितने अणु बनते हैं। तो उससे बनते हैं 38 एटीपी अणु बनते हैं। अब 38 कैसे बने देखें, आगे कल समझेंगे उसको। इसमें क्या है, दो तो जो है ग्लाइकोलिसिस के नाम की एक प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस, और 36 बनते हैं क्रेब्स साइकिल, इसको समझाएंगे। तो इसमें बनते हैं, तो महत्वपूर्ण ये है, मतलब चैप्टर देखा जाए तो, और चाहे एग्जाम कोई सा भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं ये। तो 38 एटीपी अणु बनते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक जो ग्लूकोज है, एक जो ग्लूकोज अणु है उससे कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक ग्लूकोज अणु से प्राप्त ऊर्जा तो वही 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी याद रखना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक किससे, एक ग्लूकोज के अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये किसमें एटीपी कितने 38 एटीपी अणु होता है इसका। इसके बाद देखते हैं अगले वाला। तो ये जो ग्लूकोज होता है, हम वो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो लास्ट में जाकर के किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो उसी प्रकार से जो देखते हैं भाई 1 ग्राम जो ग्लूकोज है, काफी आपने देखा कई बार किसी को चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है, तो उसको तुरंत या तो ड्रिप लगाते हैं या फिर ग्लूकोज जो है ना पिलाया जाता है, तो उससे तुरंत उसको वापस उस अवस्था में आ जाता है। तो ग्लूकोज जो है इसके जो बंद रहते हैं तुरंत टूट जाते हैं, पानी में घुल जाता है और ये ऊर्जा देता है। तो अब देखते हैं 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उससे कितनी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये वो प्राप्त होती है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज अणु से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मान याद रखना आप। अब इनको आप अगर अच्छी तैयारी है तो कहीं इसको मतलब ढूंढ के भी देखना आपको मिलते कि नहीं मिलते हैं ये। और इसके बाद चलते हैं, तो बीच में एक इसमें शोषण का जो चैप्टर है, तो महत्वपूर्ण तो ये सही है, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है शोषण में, वो 2 प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है। इसके द्वारा 2 प्रक्रियाओं के द्वारा। देखिए, यानी देखा जाए तो श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन में 2 प्रक्रियाएं होती है। नंबर 1 में ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 प्रमुख चरण होते हैं, एक तो है ग्लाइकोलिसिस और एक होता है क्रेब्स चक्र। जो ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब्स चक्र है, ये प्रक्रियाओं के नाम है, याद रखना। तो दोनों में से सर्वप्रथम कौन सा प्रारंभ होता है, ये भी याद रखना क्वेश्चन। जो 2 ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र है, उन दोनों में से पहले कौन सा प्रारंभ होगा, अनुमान लगाइए। तो ये प्रारंभ होगा ग्लाइकोलिसिस, यानी श्वसन में सर्वप्रथम जो है ना, यानी ये प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका में प्रारंभ होती है। किसकी, श्वसन की। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यानी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका में आपने देखा होगा ये कोशिका द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य भी कहते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है।
फिर सामान्य कोशिका द्रव्य बोलो या जीव द्रव्य। ये तो मैंने आपको समझा रखा। ये देखिए, ये केंद्रक, केंद्रक सहित संपूर्ण कोशिका में जो भरा रहता है वो कहलाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और जो केंद्रक और ये कोशिका जो झिल्ली है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली दोनों के बीच में जो भरा होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये तो ये जो श्वसन की दो प्रक्रिया है, एक तो ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस तो कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। और क्रेब चक्र, क्रेब चक्र की जो प्रक्रिया होती है कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रकार से ये था। तो इसमें ये भी बता देते हैं हम आगे। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और इसके बाद क्रेब चक्र, क्रेब चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण इनके खोजकर्ताओं के नाम, महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, देखिए ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लाइकोलिसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, EMP पथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनके जो खोजकर्ता वैज्ञानिक है उनके नाम के आधार पर इसको EMP पथ कहा जाता है। देखिए, ई का मतलब तो है एमडेन, एम का मतलब है मेयर हाफ, और पी का मतलब है पारनास। यानी सर्वप्रथम ग्लाइकोलिसिस की जो खोज है 1930 में किसने की थी, इन 3 वैज्ञानिकों ने की थी। याद रखना अच्छी तरह से, ग्लाइकोलिसिस की जो खोज है वो 1930 में 3 वैज्ञानिकों ने की थी। और इसका आगे बताएंगे इसमें क्या होता है। पर इसके बाद पहले इसका चलिए क्रेब चक्र, क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइकिल की खोज हेंस क्रेब ने 1937 में की थी। 1937 में की थी। तो इसमें तो 3 वैज्ञानिक थे। सिंगल थे हेंस क्रेब, जिनको मतलब फिजियोलॉजी और चिकित्सा का क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैंने पहले बताया था नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन देश जो प्रतिवर्ष क्या करता है, नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम के मतलब आधार पर क्या करता है, 6 पुरस्कार वितरित करता है। तो इनको मतलब इसका फिजियोलॉजी का और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1937 में। तो आज इतना काफ़ी है, बाकी कल स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे अगर कोई नए स्टूडेंट
जुड़े हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइबर करो, अन्यथा कोई बात नहीं। और हमेशा पॉजिटिव सोच रखो और दूसरों के प्रति अपना जो भाव है वो अच्छा रखो, मतलब द्वेषता व्यवस्था इस प्रकार से नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक वो गरीबों की हेल्प करो, दूसरे जीवों की हेल्प करो, इस प्रकार से ही है। तो बाकी कल स्टडी करेंगे।